नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग अ यूनिफॉर्म डेंसिटी हैविंग अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ओके ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी उसके पास, ठीक है, अच्छी बात है। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस r1 इज E1 एंड एट अ डिस्टेंस r2 इज E2। तो डिस्टेंस बता रहे हैं, इसका मतलब उसके एक्सिस डिस्टेंस आपको बताएगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको ये मान के चलना है। तो R2 डिस्टेंस पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, R1 डिस्टेंस पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको बताना है कि E1 E2 में कौन ज्यादा कब और कब कौन ज्यादा है और कब कौन कम है, ये भी आपको बताना है, यानी पूरा इंतजाम आपको ही करना है। तो पहले तो हम ये मानेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये अंदर हैं, फिर एक बार मानेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बाहर हैं, और ऑप्शन की यदि तरफ देखा जाए, बिकॉज ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, तो यहां पे सिर्फ ऐसी ही चीजें मानी गई हैं, या तो अंदर अंदर या बाहर बाहर, बिकॉज पॉसिबल तो ये भी है कि एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक अंदर, लेकिन इतना डीप में हमसे नहीं पूछा गया है, इतना घुमा नहीं रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि यार घुमाऊंगा तो सही, बट उतना नहीं घुमाऊंगा, या तो आप अंदर अंदर मान लो, या तो मान लो आपकी R1 और R2 जो हैं वो दोनों ही कैपिटल R से कम है, यानी कि इनसाइड का एक पॉइंट है, या आप मान लीजिए कि R1 और R2 जो हैं दोनों आउटसाइड पॉइंट हैं, और दोनों ही केसेस में आपको दिया है कि R1 छोटा है R2 से, R1 छोटा है R2 से। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस सॉलिड सिलेंडर के लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला निकालना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला निकालना होगा अंदर और बाहर दोनों पॉइंट्स के लिए। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक इन्फिनिटली सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं, बिकॉज ये नीचे भी इनफाइनाइट तक है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक है, तो लेकिन हमारा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और हमारा कैमरा जो है उसका फ्रेम भी लिमिटेड है भाई, उसका फ्रेम भी फाइनाइट है। तो ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, इसका लेंथ इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। मैं मान रहा हूं एक पॉइंट बाहर पे एक पॉइंट मान लेता हूं, बाहर पॉइंट मान लेता हूं, आउटसाइड को ओ मैंने पॉइंट को मान लिया है। अब इसका डेंसिटी मान लीजिए रो के बराबर है, तो मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है इस पॉइंट पर। अब जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम गॉस लॉ लगाते हैं वही हम ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस्तेमाल करते थे E डॉट डी एस इंटीग्रल E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही हम ग्रेविटेशन में भी यूज कर सकते हैं कि E जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, E डॉट डी एस, यहाँ पे चार्ज की जगह आ जाएगा आपके पास मास m, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ होता है आपके पास G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो चार्ज को हमने मान लिया है मास, डिस्टेंस स्क्वायर है, तो आपको यहाँ से मिल जाता है G इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हाँ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई G लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं हम 1/4 पाई कैपिटल G। तो यहाँ से 4 पाई G M लिखा जा सकता है, ये हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस को। तो चलिए यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस अज्यूम करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करने जा रहा हूँ, और गॉसियन सरफेस का जो शेप है वो एक सिलेंडर होने वाला है, एक सिलेंड्रिकल शेप का यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, जिसका हाइट जो है h के बराबर है। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है छोटा सा। तो सबसे पहले तो ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है उसका जो एग्जाम है वो एप्टीट्यूड टेस्ट 26 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रहा है 1 PM ऑनवर्ड, और आपको चांस मिल सकता है सचिन तेंदुलकर के साथ मिलने का। तो एनरोल कीजिए इस टेस्ट में, और आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, ठीक है, कोड भूलिएगा नहीं, NKC सर लाइव जो है आपको कोड इस्तेमाल करना है, और आपको मौका मिल सकता है सचिन तेंदुलकर के साथ मिलने का और इंस्पायर होने का। उसके बाद अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है वो उसमें आप जीत सकते हैं कि एप्पल का मैकबुक एयर, एप्पल वॉच, एयरपॉड और अमेजॉन इको डॉट जो है वो मिल सकता है आपको, और अमेजॉन के जो वाउचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसमें भी आप इनरोल कीजिए, आप भूलिएगा नहीं कि आपको जो कोड है अप्लाई करना है NKC सर लाइव।
उसके बाद IIT JEE का जो कॉम्बैट है वो स्टार्ट हो रहा है। IIT JEE कॉम्बैट में 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 21 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट्स मिलेगा। 26 दिसंबर को 11 AM पर ये टेस्ट जो है स्टार्ट होने वाला है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे पता चल गया आपको। क्या JEE क्वालिटी के जो है क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इन सवालों को करके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको। और 11th, 12th और 13th के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग टेस्ट होने वाला है और जो टॉप 25 रैंकर्स होने वाले हैं उनको उनका मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फर्स्ट रैंक जिसकी आएगी उसको गोल्ड मेडल मिलेगा और उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है 100%। रैंक 2 को सिल्वर, रैंक 3 जो है ब्रॉन्ज है और भी ढेर सारे जो हैं वो प्राइजेस यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके बाद तीसरा अनाउंसमेंट ये है कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो JEE 2022 के लिए स्टार्ट होने जा रही है। स्टार्टिंग हो रही है 25 दिसंबर से 2 बजे से लेकर 5 बजे PM, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ये स्टार्ट होने वाली है और इसमें ऑल इंडिया लेवल के जो JEE मेन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे टेस्ट के माध्यम से और क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस भी टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए जाएंगे और डिटेल आपको रिपोर्ट दी जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी गलती जो है कहाँ पर है और 200 लर्नर्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है अप टू 100%। इसमें आप कोड यूज़ कर सकते हैं NKC सर लाइव। NKC सर लाइव जो है कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए यदि आप इसमें एनरोल कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है कि एज बैच है क्लास 11th के लिए जो JEE मेन और एडवांस 2023 के लिए टारगेट होने वाला है और JEE एडवांस और मेंस 2022 के लिए और 2023 के लिए 2 और बैचेस हमारे पास हैं और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स जो है पढ़ाने वाले हैं। ये स्टार्ट हो चुका है 22 दिसंबर से, ये भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप फटाफट से जो है इनमें एनरोल कर लीजिए और बेनिफिट जो है आप इनका उठा सकते हैं। सिमेट्री से मैं ये कह सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्योंकि अट्रैक्टिव टाइप का ही होगा ये फोर्स, तो इस तरीके से जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होंगी। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही होंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट E आउटसाइड इनटू एरिया 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई g इंटू m। 4 पाई g इंटू m की यदि बात करूं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना मास रखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो सिलेंडर का पार्ट रखा हुआ है h थिकनेस का, वो मुझे बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई r स्क्वायर इंटू h। एक चीज और, यहाँ पे मैंने एरिया में मैंने गलती कर दी है, 2 पाई r स्क्वायर लिख दिया है। मुझे यहाँ पे 2 पाई RH लिखना चाहिए, है ना, बिकॉज सिलेंडर का जो एक कर्व वाला पार्ट का एरिया है वो 2 पाई RH होता है। तो यहाँ पे मैंने गलती किया है, 2 पाई RH यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए। तो यहाँ H से H कैंसिल आउट हो जाता है और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है और 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से आपको E0 की वैल्यू मिल जाती है 2 पाई G रो R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है और आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड वो प्रोपोर्शनल है 1/r के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो इसका मतलब r1 जो है बिकॉज छोटा है r2 से, तो जो पॉइंट पास में होगा एक्सिस से, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज्यादा होने वाला है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है आउटसाइड, यदि हम बात करें आउटसाइड की यदि बात कर रहे हैं, सो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। E1 इज ग्रेटर देन E2 यदि यह पॉइंट जो है आउटसाइड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटसाइड का मतलब है कि R1 और R2 दोनों ही R से ज्यादा हैं, तो E1 ज्यादा होगा E2 से। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब हमें ए ऑप्शन भी चेक करना है इनसाइड किसी पॉइंट के लिए। तो मैं यहाँ पे दोबारा से जो है गॉसियन सरफेस मानने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर, इस इनफाइनाइट सिलेंडर के अंदर हमने गॉसियन सरफेस माना है। गॉसियन सरफेस यहाँ पे मैंने माना है और गॉसियन सरफेस का जो हाइट है मैंने मान लिया h के बराबर और इसका जो रेडियस है वो मैंने माना है स्मॉल r के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरीके से यहाँ से पास हो रही होंगी
ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही होंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा E इंटू 2 पाई R इंटू एच इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल G इंटू M। कितना मास यहाँ पे इनक्लोज्ड है, तो कितना मास यहाँ पे इनक्लोज्ड है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास, पाई R स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से भैया h से गया h, r से गया r, पाई से गया पाई, 2 से गया ये 2 टाइम्स, तो यहाँ से आपको मिलता है E इनसाइड इज इक्वल टू 2 पाई G रो R। ये आपको रिजल्ट मिल जाता है, यानी कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब जो जितना ज्यादा दूर होगा, अंदर के अंदर इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो इनसाइड पॉइंट है जितना दूर होगा एक्सिस से उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। इसका मतलब हम जानते हैं बिकॉज R1 इज लेस देन R2, इसका मतलब E1 इज लेस देन E2। इनसाइड की यदि बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की, तो E2 के ऊपर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा और E1 के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा। सो E1 मस्ट बी लेस देन E2, E1 मस्ट बी लेस देन E2 फॉर इनसाइड पॉइंट। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब A और B दोनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब C ऑप्शन बिल्कुल सही है, C ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वैसे सवाल बहुत अच्छा है और आपको सीखना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि सवाल यदि मुश्किल आपके सामने आ रहा है और आप उसको छोड़ रहे हैं, अब इस मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं मान रहा हूं दिसंबर का लास्ट वाला पार्ट चल रहा है, तो आपको ऐसे सवालों को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको समझें इसके रूट तक। लेकिन मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर जेईई मेन में आ जाए, लेट्स से 60%, 70% आप स्कोर चाहते हैं सिर्फ, नॉट द 100%। आप नहीं चाह रहे कि हम 80, 90, 100% स्कोर करें, तो आप ऐसे सवालों को एग्जाम में छोड़ दीजिए। एग्जाम में ऐसे सवालों को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आसान सवाल भी वहां पर मौजूद होंगे, आसान सवाल भी मौजूद होंगे, तो आप उन आसान सवालों को करें, क्योंकि उनके जो सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पे जो है टाइम भी आपको कम लगेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं और ये आपको स्किप करने होते हैं इफ एंड ओनली इफ यू आर टारगेटिंग द मार्क्स लेस देन 70% और 60% और लेट्स से 50%, तब आपको ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए पेपर आ जाता है टफ, तो आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है वो वेस्ट नहीं जा सकती है, कैसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। एग्जाम चाहे कैसा भी आए, एग्जाम चाहे कैसा भी आए, आपकी प्रिपरेशन जो है खराब नहीं होनी चाहिए। आपने जो इतनी तैयारी की है वो सिर्फ पेपर आसान होने के लिए नहीं की है ना। एग्जाम चाहे कैसा भी आए, आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है ना, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसे सवालों को आपको सीखना चाहिए। लेकिन यदि एग्जाम में आपके मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70 से कम आ जाए, 70 आ जाए, 60% आ जाए, तो मैं खुश हूँ। तो आप इस सवालों को स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा सवाल था, है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल में आपको दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वेज ए एंड ब्लॉक बी शोन इन द फिगर इज म्यू। ब्लॉक बी, वेज ए, दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू के बराबर है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ए फॉर विच बी डज नॉट स्लिप इज इक्वल टू। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए का कितना हो सकता है जिससे बी स्लिप ना हो, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको 45 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी स्लिपिंग की बात हो रही है और ये भी मूव कर रहा है। तो जब भी आपके पास सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा हो, मैक्सिमम 2 ही होते हैं, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन का यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यदि मैं इस पूरे सिस्टम को मैं देखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू वेज, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वेज के ऊपर कोई ऑब्जर्वर यदि बैठा होगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको क्या दिख रहा होगा ब्लॉक के बारे में। दूसरी बात यह है, बिकॉज दिस फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर बैठा के हम ऑब्जर्वर को दिखा रहे हैं, वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, वो एक एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है। तो हमें सूडो फोर्स उस ऑब्जर्विंग बॉडी के ऊपर लगाना होगा। यानी हम ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ब्लॉक का। तो ये रहा साहब आपका ब्लॉक, और ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा एक सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है। फ्रेम यानी कि वेज का एक्सेलरेशन इथे, और इसके ऑपोजिट होगा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और कौन कौन से फोर्सेस हैं,
एक फोर्स है हमारे पास mg के बराबर नीचे की तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास mg साइन थीटा या साइन 45 ही है तो mg बाय रूट 2 लिख देता हूं, mg बाय रूट 2 लिख देता हूं, mg बाय रूट 2, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ mg बाय रूट 2, mg बाय रूट 2। सिमिलरली एक्सेलरेशन के भी इस ma के भी दो कंपोनेंट आएंगे, ma बाय रूट 2 और एक आएगा आपके पास ma बाय रूट 2 इस तरफ, ma बाय रूट 2 इस तरफ हमें फोर्स मिलने वाला है। अब दूसरी बात, क्योंकि स्लिपिंग हम नहीं चाहते हैं, स्लिपिंग नहीं चाहते हैं इसका मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। स्लिपिंग यदि नहीं चाह रहे हैं, दो सरफेसेस स्लिप नहीं हो रही हैं, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इनके बीच में लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इनके बीच में लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में लग रहा होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन की यदि बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है इसकी टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए बेटा, टेंडेंसी यदि देखना है तो इस सरफेस को मान लीजिए स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पर हम इस ब्लॉक को आगे की तरफ ले जाएंगे, इस वेज को आगे की तरफ ले जाएंगे, तो इसकी जो टेंडेंसी है वो ऊपर जाने की होगी, इसकी जो टेंडेंसी है ऊपर जाने की होगी, ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब फ्रिक्शन इसकी टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ म्यू इंटू एन के बराबर, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तो इस वाली डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं दिस दिस एंड दिस, उनका समीशन 0 होगा, और इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं दिस दिस एंड दिस, उनका समीशन 0 होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा नॉर्मल n इज इक्वल्स टू m बाय रूट 2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास a प्लस g, इक्वेशन नंबर 1। और इस डायरेक्शन में फोर्सेज को बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू m बाय रूट 2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास a प्लस g, और यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस में mg बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू ma बाय रूट 2, ma बाय रूट 2 आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से रूट टू आपस में कैंसिल आउट हो गया, m आपस में कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आपको मिलता है म्यू इंटू a प्लस म्यू इंटू जी प्लस g इज इक्वल टू a, हमें a की वैल्यू ही निकालनी है, तो यहाँ से आपको मिलेगा म्यू माइनस 1 इंटू a। अच्छा एक काम कीजिए, इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा a इंटू 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे g कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस म्यू। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है g इंटू 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू। तो ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है g इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक, समझ में आया? इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि दो लार्ज इंसुलेटिंग प्लेट्स हैं हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ये इनकी चार्ज डेंसिटीज हैं और इंसुलेटिंग है, यानी कि वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करती हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि एक ग्रेविटी फ्री रीजन में उनको फिक्स कर दिया है कुछ डिस्टेंस पर, and two ideal insulating spring of force constant K are connected to the plates as shown in figure। तो यहाँ पे insulating spring जो है दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है, आइडियल स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। A particle of charge Q and mass m which is attached to the junction of the spring is released from rest। एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। Then the particle will cross its equilibrium position with a speed of। तो पार्टिकल को रिलीज करने से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कितनी स्पीड पे पहुंचेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए बेटा, ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है जिसकी सरफेस पर चार्ज है प्लस सिग्मा, और यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ये हमारे पास चार्ज है Q, मास इसका m है, एक स्प्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है और एक स्प्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढिए भैया, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि ऐसी पोजीशन जहां पर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 के बराबर होगा, तो नीचे mg लगेगा ना, ग्रेविटी फ्री रीजन है, सवाल में पहले ही बता दिया है, ग्रेविटी फ्री रीजन है बेटा, ग्रेविटी फ्री रीजन है। तो क्या होगा सर, इसके ऊपर देखिए बेटा, यहां पर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स, और इसकी वजह से भी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका जो मूवमेंट है वो इस तरफ होगा, ये इस तरफ मूव करेगा, और इस तरफ ये मूव करेगा तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और स्प्रिंग ये कंप्रेस होगी, ये वाली राइट वाली, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी पीछे, और ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी उतना ही, तो ये भी फोर्स लगा रही होगी पीछे की तरफ। तो भाई ये हमारे पास स्प्रिंग जो है मिलकर पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, और ये
आगे की तरफ जो प्लेट्स हैं वो फोर्स लगा रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यदि ये पार्टिकल यहां पहुंच जाता है, ये वाली स्प्रिंग हो जाती है एक्सटेंड और ये वाली स्प्रिंग हो जाती है कंप्रेस, तो मैं कह सकता हूं कि यदि ये मूव किया है, लेट्स से x0 के बराबर इसने डिस्टेंस मूव किया है, x0 के बराबर, तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगेगा 2k x0 के बराबर, और इन चार्ज प्लेट्स की वजह से फोर्स लगेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटू क्यू के बराबर। तो यहां से बेटा हमें मिलता है 2k x0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो यहां से हमें मिल जाता है कि x0 जो है वो कितना आ जाता है आपके पास, सिग्मा q अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट, 2k एप्सिलॉन नॉट। k यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट मत लिख लेना, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन काट दो। अब k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारी मीडियम की परमिटिविटी है, तो हमें x0 मिल चुका है। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे था, एट रेस्ट पे था, और ये जो है बेटा इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो भैया जहाँ पे रेस्ट पे होता है ऑब्जेक्ट, वो होता है इसका एक्सट्रीम पोजीशन, और जहाँ पे फोर्स होता है 0 वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है आपके पास एम्पलीट्यूड ए के बराबर। तो भैया एम्पलीट्यूड मिल गया है ए, और यदि मैं ओमेगा और निकाल लेता हूं तो मुझे मैक्सिमम स्पीड मिलने वाली है, विच इज स्पीड एट इक्विलिब्रियम। जब एसएचएम करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके पास जो है मैक्सिमम स्पीड आती है। अब एक डाउट आएगा दिमाग में कि सर आपने सबसे पहले तो ये बताइए कि एसएचएम कैसे मान लिया, एसएचएम है, आपने एसएचएम कैसे मान लिया? तो एसएचएम मैंने इसलिए मान लिया है बिकॉज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स है kx, लेट्स से kx की फॉर्म में होगा, और जो बाकी फोर्स है बेटा वो फोर्स लग रहा है किस फॉर्म में, सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है, रीस्टोरिंग टाइप का फोर्स है और साथ में कांस्टेंट फोर्स भी है, तो आप कांस्टेंट फोर्स को नेग्लेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होती है, लेकिन उसके टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी भी कितना आएगा बेटा आपके पास, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m, और टाइम पीरियड अभी भी कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। ये सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएंगे, जो कांस्टेंट फोर्स है वो टाइम पीरियड को छेड़ता नहीं है। कैसे पता सर? जैसे बेटा स्प्रिंग मान लीजिए आपने वर्टिकल सिस्टम देखा होगा, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k। वहां पे कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का टर्म नहीं आता है, बिकॉज mg जो है कांस्टेंट फोर्स वहां पे होता है। ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू q के बराबर है, तो इसका कोई भी टर्म टाइम पीरियड में नहीं आएगा, ओमेगा में नहीं आएगा। तो भाई हमें एम्पलीट्यूड पता चल चुका है, ओमेगा पता चल चुका है, ओमेगा और a जो है पता चल चुका है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देने वाला हूं। तो Vmax हमें क्या मिलेगा, Vmax इज इक्वल टू, हमें पहले चाहिए एम्पलीट्यूड कितने बराबर है, सिग्मा q अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा q अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपके पास Vmax, और इस Vmax ये हो गया आपके पास एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा को लिखूंगा अंडर रूट ऑफ k बाय m, कि ये जो हमारे पास टोटल है ये दोनों बेटा जो है सीरीज में लगे हुए हैं, ये सॉरी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका मतलब इनका k इक्विवेलेंट जो है वो 2k के बराबर हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k। अब इस 2 को अंदर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा सिग्मा q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ मिल जाएगा आपको m अपॉन 2k। अच्छा एक सेकंड रुकिए, टाइम पीरियड होता है आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, तो यहाँ पे आपको ओमेगा की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू में बार बार गलत लिख रहा हूँ, अच्छा ठीक लिखा है, k बाय m लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, अरे यहाँ पे k बाय m आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2k बाय m आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2k, और ये 2 अंदर जाएगा तो मिल जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे आ जाएगा m, 2 से चला गया 2 बार, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा और q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k अपॉन 2m। तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है, सिग्मा q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ k अपॉन 2m। ऐसे इस सवाल को हम करेंगे, तो ये आंसर सही हो जाता है बी ऑप्शन। समझ में आई बात?